परमात्मा उसको शांति दे, अपने चरणों में जगह दे। हम तो यही है, अनफॉर्चुनेटली उसने सुसाइड किया था। तो गाइस देख सकते हो कितने जाम में से मैं निकल कर जा रहा हूँ। बाप रे। दोस्तों इस वक्त हम मौजूद है जयपुर कोटा हाईवे पर और यहाँ से जा रहे हैं अपने घर मध्य प्रदेश। जी हाँ, जो तकरीबन पड़ने वाला है 450 किलोमीटर से ऊपर। और हम पहले जाएंगे कोटा। कोटा यहाँ से पड़ रहा है 200 किलोमीटर। इसके बाद दरअसल झालावाड़ हमें जाना है, जो दूरी तकरीबन 100 किलोमीटर के भीतर होगी। इसके बाद हमें खिलचीपुर जाना है, खिलचीपुर से पचोर और पचोर से जाएंगे हम अपने घर। तो इस तरह से 7 घंटे के आसपास की राइड होने वाली है। नॉन स्टॉप राइड करेंगे और बहुत सारी बातें आपसे करने वाले हैं। तो चलो चलते हैं राजस्थान टू MP, वो भी अपने घर। ये हमारी बुलबुल खड़ी है ये। तो चलो फाइनली राइड कर दी शुरू। सबसे पहले कोटा जाएंगे, जो तकरीबन 225 किलोमीटर के आसपास है। और हम ये सोच रहे थे जब कहीं ना कहीं अलवर से निकले तब कि आज हम घर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि जयपुर जाना पड़ेगा। जयपुर से हमें फिर 650 किलोमीटर हमारा घर पड़ने वाला था, वो तो 600 ही मान लो पूरा। तो इतनी लंबी राइड आज कर नहीं पाएंगे, इसलिए टुकड़ों में करेंगे। आज रात कहीं रुक जाएंगे, लेकिन नहीं, फिर सोचा यार अब चलना है। रास्ते में अगर ज़्यादा नींद कहीं पे आई तो रुक जाएंगे, नहीं तो कोशिश करेंगे कि सुबह तक अपने घर पहुंच जाए। तो ये लंबी राइड होने वाली है। मैं राइड में ड्राइव करने से बचता हूँ, बहुत कम राइड करता हूँ। लेकिन हाँ, राजस्थान में 14-15 दिन मुझे हो गए हैं लगातार मुझे नाइट में ही ड्राइव करना पड़ रही है। यानी कि हर नाइट में मुझे कहीं ना कहीं ड्राइव करने का लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आज भी मुझे मजबूरीवश नाइट को ही निकलना पड़ रहा है। तो चलो यार निकलते हैं और कैसा अनुभव रहेगा। पिछली बार भी जब हम 2023 के दरमियान राजस्थान आए तब भी हम जयपुर से निकले थे कोटा, कोटा से झालावाड़, झालावाड़ से पाटन और खिलचीपुर, राजगढ़, फिर पचोर, ऐसे करके हम निकले थे। और इस बार भी सेम वही रूट अपनाने वाले हैं, क्योंकि हमें किसी ने बताया था कि आप जयपुर मत जाओ। मतलब हम अलवर के बाद किसी ने कहा था कि टोंक चले जाओ, टोंक अभी आने वाला है। टोंक से भवानी मंडी, भवानी मंडी से पचोर, जो हमारा कहीं ना कहीं शहर के पास, गांव के पास शहर है। लेकिन दूरी बराबर वही थी, ज़्यादा फ़र्क नहीं था। और वो रास्ता हमने देखा भी नहीं था, इसलिए हमने सोचा जो रास्ता हमने देखा है पहले, जो हम रास्ते पर गए हैं वही रास्ता हम अपनाएं तो बेहतर है। नाइट के टाइम पर ऐसे अननोन रास्तों पर जाने से बचे जो आपने नहीं देखे। तो बस यही है। और घर कब तक पहुंचेंगे ये तो मुझे भी पता नहीं है। अब तो कितनी बज रही है? 9:45 बज रही है। तकरीबन 4-5 हमें बज जाएगी, 5-6 ही बज जाएगी ये मान के चलो पहुँचते। क्योंकि आप गाड़ी को ज़्यादा तेज़ भी रात में नहीं चला सकते। मैं तो ज़्यादा तेज़ चलाता भी नहीं हूँ, कम से कम 60 और 70 के भीतर ही स्पीड रखता हूँ, भले वो खाली रोड हो तब भी। क्योंकि रात में कहाँ से कोई कुत्ता निकल आए, बिल्ली निकल आए, कोई सा जानवर निकल आए, गाय निकल आए, सांड निकल आए, कहीं से कुछ भी हो सकता है। इसलिए कोशिश करो कि रात में ड्राइव लिमिट की करो, और अगर मजबूरी ना हो तो रात में ड्राइव करने से बचो। चलो यार जो भी है, मेरी तो मजबूरी वो कर रहा हूँ। लेकिन रास्ते में चलते चलते मुझे कुछ चीज़ें याद आ रही है। मुझे एक गाना बहुत देर से गुनगुना रहा हूँ मैं। गाना नहीं है, दरअसल जगजीत सिंह की गज़ल है। और वो गज़ल की मुझे पूरी गज़ल नहीं याद है, बस चंद लाइनें याद है। और चंद लाइनें मैं अपनी एक्स, यानी कि अब इस दुनिया में नहीं है, उस गर्लफ्रेंड को समर्पित करना चाहता हूँ। और उसकी थोड़ी सी स्टोरी बताऊँगा यार। अब वो इस दुनिया में नहीं है, कहीं ऐसा ना हो डर लगे कि उसकी आत्माएँ खैर मजाक कर रहा हूँ। परमात्मा उसको शांति दे, अपने चरणों में जगह दे। हम तो यही है, अनफॉर्चुनेटली उसने सुसाइड किया था, ऐसी जानकारी मुझे मिली है।
आफ्टर मैरिज उसके सुसाइड किया था, बच्चे भी है उसके। खैर, तो उसको मैं डेडिकेट करते हुए जगजीत सिंह की ये गज़ल की चंद लाइनें गा रहा हूँ। आवाज़ ठीक नहीं है, देखो मेरी आवाज़ बहुत बेकार है, इतनी बेकार कि आप कहोगे भाई प्लीज़ बंद कर दे, प्लीज़ बंद कर दे, मत गा। लेकिन फिर भी आप भावनाओं को समझे, आवाज़ पर ज़्यादा ध्यान ना दे, क्योंकि हम कोई सिंगर फैमिली से तो है नहीं, या कोई हम रियाज वगैरह तो करते नहीं है तो हमारी आवाज़ अच्छी हो। तो बिल्कुल फटी टूटी आवाज़ हमारी है, इसी आवाज़ को एक्सेप्ट करते हुए आप सुनिए बस चंद लाइनें। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। रिपीट करता हूँ, एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी, बस यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए, ओ कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, ओ जहाँ तुम चले गए। ये मुझे जब भी मैं इस गज़ल को गुनगुनाता हूँ तो उसकी याद आती है। खैर, वो वन साइड लव था, मतलब कह सकते हैं कि मैंने उसको समझा ही नहीं, और वो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती थी। मतलब बेइंतहा तब तक करती थी जब उसकी शादी हो गई, उसके बच्चे हो गए, और मेरी भी शादी होगी, मेरे भी बच्चे हो गए। तो चलो मैं पहले ये बताता हूँ आपको हम दोनों की मुलाकात कैसे हुई थी। क्योंकि मैं राजस्थान में घूम रहा था तो मुझे कई जगह पर बकरियाँ चराते हुए या भेड़ चराते हुए लड़कियाँ दिखी। जैसे ही मुझे भेड़ चराते हुए, बकरी चराते हुए लड़की दिखती तो मुझे उसकी तुरंत याद आ जाती। मैंने शेयर नहीं की ये बात, अब कर रहा हूँ क्योंकि नाइट में चलना है आपसे बातचीत करते हुए। तो एक्चुअली हमारी मुलाकात बकरी चराते वक्त हुई थी। वो बकरियां चराती थी और मतलब उसे मैं कैसे अच्छा लगने लगा, कैसे मैं पसंद आ गया, मुझे तो समझ भी नहीं थी उस समय। हम शायद 11th में होंगे उस समय, 11th या 12th के आसपास होंगे। बस वो मुझे देखकर मुस्कुराती थी। मैं समझता था कि यार क्या पागलपन है यार, ये कौन लड़की, क्यों। मैं उसको भाव नहीं देता था, सीधे शब्दों में कहो तो इग्नोर करता था मैं खटो। एक बार क्या हुआ कि मैं खेत पर जा रहा था और वो बकरियां चरा रही थी, बकरियां थी उसके। तो उसने कहा कि मुझे तुझसे बात करनी है। पहले तू करके बोला कि मुझे तुझसे बात करनी है। मैंने बोला मुझसे बात? मैंने बोला बोल, क्या बोलना है। तो हम एक झाड़ था, उस झाड़ के पास वो आई और मुझे उस झाड़ के अंदर कर दिया। झाड़ ऐसा था जहाँ लोग निकलते फिरते देखे ना हमें। तो उसने बोला कि मैं बहुत दिन से देख रही हूँ, तू मेरी तरफ देखता नहीं, मुंह फेर लेता है, मुझ में खराबी है क्या, मैं तुझे ठीक नहीं लगती हूँ क्या, मैं तुझे बहुत पसंद करती हूँ। वो शायद 10th या 12th तक पढ़ी थी, 10th तक पढ़ी थी जहाँ तक मुझे याद है, 10th या 11th तक पढ़ी थी, उसके बाद का नॉलेज नहीं है मुझे। मैंने बोला, मैंने कि ऐसा तो कुछ नहीं है, पर एक्चुअली मुझे इन चीज़ों को ज़्यादा पढ़ना नहीं है और डर लगता है ये घर वालों को पता चल जाएगा, तेरे घर वालों को, मेरे घर वालों को, तो अच्छा नहीं रहेगा। बोला कि जो भी हो। उसने बोला आई लव यू। मैंने बोला, कि मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं नहीं करता हूँ तुझसे प्रेम, ऐसा मैंने बोला। तो उसको मतलब पता नहीं क्या गुस्सा आया, वो ऐसे मुंह लटका के चल दी। मैंने फिर भी उसको, ठीक है, फिर दिन बीतते गए,
और एक्चुअली उसका मेरी सिस्टर के यहाँ आना जाना था। मेरे अंकल की लड़की जो थी उनके यहाँ उसका आना जाना था। तो वो कोशिश करते थे कि मेरे से बात करने की, कैसे भी बात करने। धीरे धीरे मतलब बातचीत शुरू हुई। उसने मेरा नंबर ले लिया पता नहीं कहाँ से और मुझे फ़ोन लगाया, बोला कि ज़्यादा समझदार मत बन, ये ना वो ना। और उसके पीछे एक और व्यक्ति पड़ा हुआ था, वो हमारे ही पहचान का था। तो चलो वो एक अलग स्टोरी है, उसके पीछे वो पड़ा हुआ था, क्या हुआ क्या नहीं। फिर चलता रहा। फिर मेरा भी थोड़ा थोड़ा मन आया उस पर, क्योंकि यार कोई इतना ज़्यादा हम उसको इग्नोर किए जा रहे हैं। वो है कि हमें भाव दिए जा रही है, हम उसको कहीं ना कहीं मतलब समझ नहीं आ रहे थे मतलब कि मैं क्या करूँ। अब धीरे धीरे मेरा भी मन हुआ कि यार लड़की इतना ज़्यादा कोई अपने को मतलब अट्रैक्शन उसका बड़ा है मेरे प्रति, तो यार चलो ठीक है। तो धीरे धीरे बातचीत शुरू हुई और बातचीत शुरू होने के बाद एक बार बकरियां चरा रही थी और मैं खेत पे जा रहा था। मैं जिस तरफ खेत पे जाता था उधर ही उसका बकरियां चराने का ये था। तो मैंने कहा हाँ बता क्या हाल चाल। बोला ठीक हूँ। मैंने बोला बात करना है तुझसे। तो कह ठीक है बोलना। मैंने बोला यहाँ पे सब देख लेंगे, उधर चलो। तो हम एक साइड में गए, हमने तकरीबन 4-5 मिनट बात की। और बात क्या कि वो थोड़ा सा सीक्रेट है, वो नहीं बता सकता हूँ मैं। लेकिन फिर उसने मुझे गले लगाया, मेरा हाथ चूमा और कह दिया कि प्लीज़ यार इग्नोर मत कर। मतलब ऐसा कि यार तू मुझे ऐसा वैसा मत समझ, मैं पूरी तरह से पूरी तरह से मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। मैंने बोला ठीक है यार, लाइक अपनी जगह पर है। फिर हमारी मुलाकात कभी लाइफ में नहीं हुई। उसके बाद उसकी कहीं ना कहीं शादी हो गई और मैं अलग कास्ट का था, वो अलग कास्ट की थी। शादी होने के बाद उनकी कास्ट में भेज देते हैं जल्दी से, उसको उसके ससुराल उसके पति के पास भेज दिया गया। फिर हमारा मोबाइल नंबर भी कहीं ना कहीं गायब हो गया, उसने फ़ोन नहीं लगाया। फिर जब भी वो गांव में आती थी तब वो कहती थी चाय नहीं पिलाए। फिर हाँ, उसके बाद एक और सीन था। फिर जब हम बकरी चराते वक्त मिलने का सीन था, उसके बाद एक बार और हमारी मुलाकात हुई थी किसी जगह पर। तो वो कहने लगे थे कि आज के बाद से मैं तुझे तू करके नहीं बोलूँगी, तुम करके बोलूँगी, तुम या आप करके बोलूँगी। मैंने बोला ऐसा क्यों? कि बस मैं तुम करके ही बोलूँगा, तम। ऐसे कि तम मतलब हमारे इधर तुमको तम चलता है कि तम। मैंने बोला यार ठीक है, बोलना तेरी मर्जी। शादी हो गई उसकी। और एक बार हम शादी के बाद कहीं ना कहीं उसके घर के यहाँ से निकल के जा रहा था। उसने कहा चाय नहीं पिलाओगे क्या मुझे तुम? मैंने बोला पिले ना चाय तो, पर घर ले जा नहीं सकता था क्योंकि घर वालों को उसके बारे में पता नहीं था। तो मैंने कहा कि पी लेना, चल मैं बताता हूँ, जब भी घर में रहूँगा तभी चाय पिलाऊँगा तो बढ़िया रहेगी, क्योंकि घर वाले कहेंगे कि अरे इसको क्यों ये ना वो ना। नहीं पिलाई, उसकी चाय पीने की इच्छा थी। और एक मर्तबा क्या हुआ एक्चुअली कि हाँ, जब वो आती थी तो देखती थी, हंसती थी, बोलती थी और मेरे बारे में खबर रखती थी। ये बात पक्का है कि मेरी शादी हुई, बच्चे कब हुए, बच्चे कितना बड़ा है ना, सारे मतलब वो बहुत दूर रहती थी। मेरे मतलब उसकी शादी बहुत दूर हुई थी, कम से कम मेरे गांव से 70-80 किलोमीटर दूर, 100 किलोमीटर के दरमियान उसकी शादी हुई थी, जहाँ तक मुझे आइडिया है। लेकिन खबर मेरी पूरी रखती थी, मुझे नहीं पता कहाँ से रखती थी वो। तो सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई, मेरी भी शादी हो गई, उसकी भी शादी हो गई, उसके बच्चे हो गए, 2 बच्चे हो गए उसके। एक बार क्या हुआ कि वो मार्केट गई हुई थी, जब आते हैं ना, मतलब गांव में आई थी और गांव से आने के बाद मार्केट में ख़रीदारी करने गई थी। उसके भाई किसी शॉप पर काम करता था। तो आ रही थी वो कितनी सिस्टर है, 1 2 3 मतलब 4-5 बहनें हैं तकरीबन वो। तो दोनों सिस्टर आ रही थी, एक उससे छोटी वाली और एक वो। तो मैं भी मार्केट से आ रहा था, तो मुझे देखते हुए मेरी गाड़ी के सामने आ गई वो। बोला क्या किस्मत है यार कि तुम मिले हो मुझे, वो भी बाइक से घर जाते हुए, चलो फटाफट बैठाओ।
मैंने बोला बैठो ना यार, तुम्हें रोका किसने है। उसकी बहन बीच में बैठने लगी, ऐसे जैसे पुरुष बैठते ना बाइक पे ऐसे, तो उसने मना कर दिया कि नहीं तू पीछे बैठ, मैं आगे बैठूंगी। मैंने कि मेरे पास वो बैठेगी और उसके बाद उसकी सिस्टर। भाई ऐसे ही किया उसने, वो मेरे पास बैठी और बोलती आई कि बच्चा हुआ था तुम्हारे, ख़त्म हो गया ना। मैंने बोला तुझे कैसे पता? कि सब पता है मुझे, तुम क्या समझते हो कि तुमसे इतनी दूर चली गई हूँ तो तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता, सब पता है मुझे क्या क्या चीज़ होती है। मैंने बोला क्या फ़ायदा याद रख कर, अब तुम तुम्हारी जगह ज़िंदगी में मस्त रहो, मैं मेरी जगह मस्त रहता हूँ। तो उसने कहा कि नहीं यार, कुछ चीज़ें ज़िंदगी भर साथ चलती है, कुछ यादें ज़िंदगी भर पीछा करती है, और कोई व्यक्ति ज़िंदगी भर जो है दूर होने के बावजूद भी वो पास बना रहता है। मैंने बोला यार ये सब बंद कर, तेरी सिस्टर पीछे बैठी हुई है, घर पे बोल देगी। बोला कि घर पे अब क्या बोलेगी, अब तो कुछ बचा नहीं बोलने चालने का, एक समय सब निकल गया है। तो फाइनली वो मुझे ऐसे जो रहते हैं ना शोल्डर से वो मुझे ऐसे झटके देती है रास्ते भर, मुझे ऐसे करती है, कुछ बोलता है तो ऐसे करती। मैंने बोला यार पागलपन कर रही है। उसके सिस्टर को सब पता चल रहा था कि मेरी जो बड़ी दीदी है वो इसको ऐसे कंधे से झटके मार रही है, कंधे मार रही है इसके कंधे के पास। खैर घर आया, बोला कि उसके घर के पास उतारा मैंने, बोला कि चाय नहीं पिलाओगे? मैंने बोला चल सुबह पिलाता हूँ ना यार। तो सब पता है मुझे क्या तुम्हारी स्थिति है, क्यों तुम मना करते हो। मैंने बोला नहीं पिला दूंगा पक्का मैं। पर सुबह मैं पता नहीं भूल गया, कुछ हो गया, उसके बाद हमारी मुलाकात नहीं हुई। सडनली एक दिन खबर आती है कि उसने सुसाइड कर लिया है। 2 बच्चों को छोड़कर, 2 बच्चे उसके बड़े बड़े थे, ऐसा नहीं छोटे छोटे बच्चे, 4-5 साल की एज के बच्चे होंगे, और उसने सुसाइड कर लिया है। मेरा सुनते ही रोंगटे खड़े हो गए कि यार इतनी जिंदा दिली बंदी थी, और हाँ शादी उसकी पसंद की नहीं होती, घर वाले जो अरेंज मैरिज करते हैं वो हुई थी। यार मैं सोचता रहा यार कि क्या हुआ होगा, क्यों इसने की होगी, यार क्या उम्र थी यार उसकी, मेरे से तो तकरीबन 5-6 साल छोटी ही थी। यानी कि अगर मैं उस समय 18-19 साल का था तो वो मतलब मैं उस समय हाँ 12th में था, 18-19 साल का था, तो वो मेरे से 15 साल के आसपास की उसकी एज मान के चलो, 15-16 के बीच में की थी। मतलब वो ज़्यादा नहीं, मतलब 3-4 साल मेरे से छोटी थी, ऐसा मुझे पता है जहाँ तक आइडिया है। तो यार दिमाग तो मेरा बहुत ख़राब हुआ कि यार क्या हुआ होगा, क्यों इसने पागल ने ऐसा कदम उठाया। बाकी कुछ पता नहीं चला, आज तक मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं चला, और मैंने पता करने की सही पूछो तो कोशिश भी नहीं की। ये है कि हाँ उसने सुसाइड कर लिया था, कहाँ किया था, क्या कारण रहा होगा, इसके बारे में मुझे ज़्यादा डिटेल में जानना ही नहीं था। तो इस तरह से वो आज भी मुझे याद आती है। उसकी कई सारी एक्टिविटीज़ ऐसी थी मेरी ज़िंदगी में कि बहुत सारे लोगों को हमारे बारे में पता चल गया था। लेकिन रियली यार मतलब क्या ही बोलूं, मतलब आई हैव नो वर्ड यार, कोई शब्द नहीं मेरे पास। बस मैं इतना जानता हूं कि बहुत अच्छी लड़की थी, है ना। उसके बाद जब उसकी शादी, शायद मैंने इग्नोर किया या उसकी शादी हो गई, उसके बाद उसका लोगों ने ये भी कहा था कि इसका और के साथ भी रिलेशन है, मतलब अफेयर है। मैंने कहा कि भाई होने दो, मैं कोई बंदिशें नहीं लगाऊंगा, कोई ये नहीं कहूँगा कि तेरे, मैंने पूछा भी नहीं कि तेरे क्या संबंध है किसी से या तेरा रिलेशन है नहीं है, कभी नहीं पूछा। मैं पूछना कभी किसी से पसंद करता भी नहीं हूँ। तो यही थी हमारी एक बचपन की, जब ना समझ थे, प्यार को ज़्यादा समझते नहीं थे, ज़्यादा डीप सोच नहीं थी। बस उसके बाद गाँव में इतना ज़्यादा मतलब भाव देने वाली लड़की फिर दोबारा हमें नहीं मिली, यकीनन दोबारा नहीं मिली। फिर तो हमने किसी को भाव दिया तो उसने हमें इग्नोर किया। तो ये है मतलब यार शॉक्ड, रियली शॉक्ड मैं जब भी उसके बारे में सोचता हूँ। और
जब वो मेरे बारे में खबर रखती थी तो मुझे एक शेर याद आता था। मैं हर बार वो शेर कहता रहता था कि वो कोसों दूर बैठकर भी मेरी खबर रखती है। वो नहीं, वो शेर इस तरह है कि वो इस तरह मुझसे मोहब्बत करती है, वो इस तरह मुझसे मोहब्बत करती है, कोसों दूर बैठकर भी मेरी खबर रखती है। तो ये शेर मैंने कई मरतबा दोहराया है उस समय भी। और बस यार इतना ही कहना चाहता हूँ कि परमात्मा उसकी आत्मा को शांति दे, वो जहाँ भी है। मिस यू यार, है ना। मैंने तुझे समझा नहीं, बाकी बाद में थोड़ी समझ आई। बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा। जिस व्यक्ति से जो व्यक्ति उसको संपर्क में आना चाहता था, यानी कि उस पर कहीं ना कहीं कह सकते हैं लाइन मारने की कोशिश करता था, वो एज में उससे 10 साल बड़ा ही होगा, 10-12 साल बड़ा ही होगा तकरीबन। तो एक बार क्या हुआ कि उसने मेरे बारे में पता चल गया था उस व्यक्ति को कि इससे सेटिंग है। तो वो स्कूल जा रही थी उस समय, उसने रास्ते में रोका कि हमसे ही बात कर लिया कर, मेरा नाम लिया कि उससे बात करने की क्या ज़रूरत है, हम भी तो है, हम में क्या खराबी है। तो उसने उस व्यक्ति को साफ तौर पर कह दिया था कि आज के बाद तो तूने उसका नाम ले दिया, अगर आज के बाद कभी भी तूने नाम लिया उसका तो मैं तेरी गर्दन तोड़ दूंगी। इतनी खतरनाक भी थी, लड़ाकू थी, एक तरह से लड़ाकू किस्म की थी वो आदमी झेप गया कि यार इतनी खतरनाक कोई कैसे हो सकती है किसी के प्रति। उसने एक बार मुझसे बोला कि यार वो तेरी वाली तो ऐसा बोलती है। मैंने बोला भाई क्यों ज़बरदस्ती किसी का पीछा करना। तो वो मेरे प्रति इतनी कट्टर भी थी, ये भी मैंने बाद में मुझे पता चला। खैर चलो, रास्ता कट रहा है धीरे धीरे। 2 घंटा 43 मिनट में कोटा आएगा। चलते हैं कोटा, और कोटा के बाद अब आपसे मुलाकात करते हैं। तो फाइनली दोस्तों हम टनल के अंदर जा रहे हैं। कोटा आने में तकरीबन 40 किलोमीटर और है, कोटा 40 के आसपास ही है। लेकिन उसके पहले टनल आई है। मैं लाइफ में पहली बार नाइट के टाइम पर इतनी बजे, यानी कि 1 बजने वाले हैं, और टनल में पहली बार मैंने एंट्री की है। ये कुछ इस तरह से टनल है और बहुत लंबी है, कह सकते हैं कि तकरीबन 1 किलोमीटर के आसपास तो नज़र मुझे आ रही है। तो टनल के भीतर चलने में भी एक अपना अच्छा अनुभव रहता है, शानदार लगता है। बहुत मेहनत से बनती है टनल भाई, बहुत मेहनत लगती है टनल बनने में। तो ये है कोटा के पहले पड़ने वाली टनल, और अद्भुत नज़ारा भाई। ठंड भी नहीं लग रही है कसम से, नहीं तो रोड पे चलो ना तो मेरे हाथ धुस रहे हैं, लेकिन यहाँ तो ठंड भी नज़र नहीं आ रही है। चलो अब बाहर निकल गए हैं टनल से। ये एंट्री गेट आ गए उसका, मतलब एंट्री गेट नहीं, आउट गेट आ गए। दोस्तों हम जा रहे हैं झालावाड़, लेकिन आप देख सकते हो बहुत लंबा जाम लगा हुआ है। कम से कम 10-15 मिनट तो हमें फंसे हुए हो चुके हैं। पता नहीं कितनी देर और फंसे रहना पड़ेगा, लेकिन बहुत लंबा जाम लगा। ये आप देख सकते हो, यहाँ से लेके वहाँ तक आपको ऐसा जाम ही जाम दिखाई दे रहा है। ओहो माय गॉड, बहुत बुरे फंस गए। तो गाइस देख सकते हो कितने जाम में से मैं निकल कर जा रहा हूँ। बाप रे, अगर वो भाई नहीं बोलता कहा भाई बाइक निकल सकते तो वही फंसा रहता यार। बहुत लंबे जाम से जाना पड़ रहा है, बहुत लंबे जाम से। ये किसी ने गाड़ी फंसा दी यहाँ पे। ये समझदार भाई होगा कोई, इसने मुझे भी रोक दिया। यहाँ सबसे टफ काम है, यही सबसे ज़्यादा दिक्कत दे रहा है। ये बहुत लंबा जाम भाई,
अब मैं भी फंस गया यहाँ पे, तो यहाँ से देखता हूँ आगे निकलना पॉसिबल होगा कि नहीं होगा। फटाफट इस जगह से निकल जाता हूँ, कोई गाड़ी ना आए, ये चक्का निकल जाए। हाँ निकल जाए, जल्दी निकल जाओ, अरे जाने दे रे। फंस गए मैं भी। चलो देखते हैं कैसे निकलते हैं। निकल रहा है धीरे धीरे, चक्का निकल जाए मेरी गाड़ी निकल जाएगी। अरे जा रहे दे, चलो भाई चलो, कम से कम तो दोस्तों पचोर जाने के लिए, पचोर पड़ रहा है अभी 110 किलोमीटर और 3 घंटे का टाइम लग जाएगा। लेकिन एक ऐसा सुनसान रास्ते से गुजर रहा हूँ जहाँ दूर दराज तक कोई नज़र नहीं आ रहा, यानी कि ना पीछे है ना आगे है। और अब बज रही है तकरीबन 4:20 हो रहे हैं। यानी कि मैं चला था आपका अलवर के पास से चला था, एक जयपुर से 70 किलोमीटर दूर था मैं, तो वहाँ से चला था 5 बजे, शाम के 5 बजे। अब 5:10 घंटे तो ये हो ही गए। लेकिन मैं रास्ते में बहुत सारा टाइम रुकते भी आए, वैसे रील बनाई और फ़ोटो खींचे, 2 जगह चाय पी, 1 जगह खाना खाया, यानी कि 2 घंटे एक्स्ट्रा खर्च कर दिए खाना खाने में। बाइक में ऑयल किया क्योंकि चेन ल्यूब नहीं हो रही थी, मतलब सूख गई थी, चेन ल्यूब किया। और रास्ते में 2-3 जगह रुका, सुसु करने के लिए रुका, ट्रैफिक में फंसा, वहाँ कम से कम 20-25 मिनट ख़राब किए। ऐसे बहुत सारा टाइम खर्च हुआ। लेकिन हम अपने घर, पचोर से मेरा घर पड़ेगा 20 किलोमीटर दूर, तो पहुँच जाएंगे तकरीबन 7 बजे तक हम पहुँचेंगे। अनुमान हमारा है कि 7 बजे तक पहुँचेंगे। तो चलो ये रास्ता तो काट लेते हैं जल्दी से। डर लगता है यार जब सुनसान रास्ता दिखता है ना, दूर दराज तक कोई नहीं दिखता है, तब थोड़ा सा। खैर अब डर किस बात का, जो होगा वो देखा जाएगा। नाइट में जब सफ़र कर ही रहे हो तो डरने की ज़रूरत होना नहीं चाहिए आपको। तो चलो चलते हैं, डायरेक्टली हम पचोर पहुंचते हैं और पचोर के बाद अपना घर पहुंचते हैं। अब नींद के इतने झपके आ रहे हैं, बार बार आंखें बंद हो रही है और गाड़ी इधर से उधर रेल रही है। डर ये लग रहा है किसे ठुका ना जाऊं। अब जो दूरी बची है वो तकरीबन 1 घंटा 52 मिनट बता रहा है और 68 किलोमीटर बता रहा है। नींद टू मच आ रही है, लेकिन अगर सोए तो रास्ते में पता नहीं किससे हुईगा या कौन से हुई थे। और रेस्टोरेंट वाले रात में उनके पास खाना उपलब्ध नहीं है। हाईवे के किनारे हैं, उनसे पूछा तो उनके पास भी नहीं है। लो अब चलते हैं दूसरे को। दोस्तों इतनी ख़तरनाक नींद आ रही थी रास्ते में, इतनी ख़तरनाक नींद आ रही थी कि झपके लग रहे थे कहीं ना कहीं। यानी कि चलते चलते ही झपकियाँ आ रही थी। 1-2 जगह रुका मैं, थोड़ा सा 2 मिनट सुनसान जगह पर, और आँख बंद की, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मैंने सोचा यार ठुका जाऊंगा, फाइनली कहीं ना कहीं गिरूंगा मैं या किसी से टकराऊंगा। फिर चॉकलेट निकाली, चॉकलेट खाई, उससे थोड़ी राहत मिली।
क्योंकि बहुत सारे लोग नींद आती है रात में ड्राइव करते तब सिगरेट पी लेते हैं, चाय पी लेते हैं। अब मैं सिगरेट पीता नहीं हूँ, चाय का ऑप्शन था नहीं, और मुंह भी धुल लेना चाहिए, लेकिन मैं मुंह भी नहीं धुल सकता था क्योंकि पूरा मास्क उतारो, हेलमेट उतारो, जो एक तरह से जो ये बंधे हुए हैं रुमाल दस्ती मुंह से, उन्हें उतारो, बहुत सारा झंझटा। इसलिए जैसा तैसा चॉकलेट से काम चला रहा हूँ। 1.5 घंटे का रास्ता और बता रहा है, चलो 1.5 घंटे और सफ़र करते हैं और पहुँचते हैं घर। तो ये ख़तरनाक, कल भी हम कारण क्या है बहुत लेट सोए थे, 1 बजे के आसपास सोए थे क्योंकि गाड़ी इतनी ड्राइव की थी कल बहुत ज़्यादा। अलवर के पास पहुंच गए थे चलाते चलाते। तो कल की 1 बजे सोए होंगे, 6, साढ़े 6, 7, पौने 7 बजे फिर उठ गए। और हमें चाहिए नींद कम से कम 8 से 9 घंटे की, 8 घंटा तो मिनिमम चाहिए मुझे, क्योंकि 8 घंटे जब तक मेरी नींद कंप्लीट नहीं होगी ना, दिन में मुझे झपके आएंगे, सर दर्द होगा, और ये हो रहा है। खैर कंप्लीट कर लिया सफ़र हमने राजस्थान का। अब घर पर सोएंगे आराम से 7-8 घंटे, 9 घंटे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो चलते हैं अभी तो घर। अभी सोना नहीं मिलेगा क्योंकि सुबह सुबह पहुंचूंगा, खेत पे जाना पड़ेगा दूध लेने, फिर 9 बजे बच्चे को छोड़ने जाना पड़ेगा स्कूल उसके, फिर नहाऊंगा, धोऊंगा, खाऊंगा और फिर दिन भर सोऊंगा। बस यही काम करने वाला हूँ। चलो अब निकालते हैं जल्दी से ये और टाइम।